पिछले 5000 सालों से इंसान इस चीज के लिए लड़ता आया है, इसके लिए मारा गया है, इसके लिए साम्राज्य खड़े किए गए हैं, जबकि असल में ये बस एक चमकदार पत्थर है। फिर भी हर कोई इसे क्यों चाहता है? सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान सोने को लेकर पूरी तरह से जुनूनी रहा है। आखिर हो क्या रहा है? लोग इन चमकते पत्थरों के लिए क्यों लड़ते रहे हैं? क्योंकि ये देखने में सुंदर हैं? मुझे पता है। देवताओं ने सोने को सीधे सूरज से बनाया है, इसी वजह से फिरौन इसे चाहते हैं। अब इस सारे सोने का क्या किया जाए? इसे हर चीज पर लगा दो, हमारी इमारतों पर, हमारे गहनों पर, यहाँ तक कि हमारे मरे हुए फिरौन पर भी। लेकिन ये इतना कीमती क्यों है? क्योंकि सब कहते हैं कि ये कीमती है। ये कोई तर्क नहीं है, बस सोने की मूर्तियां बना दो। ठीक है, अब जब हम खुद को सोने से ढक चुके हैं तो चलो समझते हैं कि हम असल में इसे क्यों चाहते हैं। असली जवाब इस बात में छुपा है कि कोई चीज मूल्यवान कैसे बनती है। देखो, किसी चीज को पैसे की तरह काम करने के लिए कुछ खास गुण चाहिए। पहला नियम, दुर्लभ। महाराज 3 साल खदानों में रहने के बाद मुझे ये मिला है, बस इतना। मुझे पहाड़ों जितना सोना चाहिए, लेकिन महाराज सोना धरती के बहुत अंदर लाखों सालों में बनता है, मैं और नहीं बना सकता। अरे बेकार इंसान। महाराज मैंने कर दिखाया, मैं शीशे को सोने में बदल सकता हूँ। शानदार। देखा, सब सोच का खेल है। तुम इससे सीखो, मुझे ढेर सारा सोना दे दो। एक रोटी के लिए 50 सोने के सिक्के लगेंगे। क्या? कल तो एक ही सिक्का था। हाँ, लेकिन अब सोना हर जगह है, अब इसकी कोई कीमत नहीं रही। मैं अब सीपीओ में व्यापार कर रहा हूँ। रुको, मैंने क्या कर दिया? सौभाग्य से राजा के लिए कीमिया पूरी तरह से बकवास थी। कोई भी सच में सोना नहीं बना सकता था, जिसका मतलब था कि सोना दुर्लभ ही बना रहा, और इसी वजह से वो पैसा बन गया। लेकिन सिर्फ दुर्लभ होना काफी नहीं था। सोना जंग नहीं खाता, खराब नहीं होता, इसे पहचानना आसान है। इसे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है और ये चमकता है, और इंसान चमकती चीजों को पसंद करता है। लेकिन ये सोने का जुनून शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। लगभग 3000 ईसा पूर्व प्राचीन सभ्यताओं ने खोजा कि ये पीली धातु नदियों में मिलती है और जमीन से निकाली जा सकती है। प्राचीन मिस्र के लोग इसके लिए पागल हो गए। बस यही चाहिए मुझे, हर चीज पर सोना चाहिए। मेरा सिंहासन, मेरा ताबूत, मेरा टॉयलेट सीट। साहब, हमारे पास टॉयलेट सीट नहीं है, तो फिर उसे बनाओ और उस पर भी सोना चढ़ाओ। मिस्र वासियों का मानना था कि सोना देवताओं का मांस है, खासकर सूर्य देव रा का। और अगर आप फिरौन हैं तो मरने के बाद देवताओं के मांस से ढका होना जरूरी है। इसी से जुड़ी बात यह है कि जब 1922 में किंग टट की कब्र मिली तो उसके ताबूत में ही लगभग 110 किलोग्राम सोना था, यानी करीब 242 पाउंड अमेरिकी दर्शकों के लिए। ये इतना सोना था जितना एक किशोर को दफनाने में लगा। लेकिन मिस्री ही अकेले नहीं थे जो सोने के दीवाने थे। लगभग 600 ईसा पूर्व आज के तुर्की में लीडिया नाम के राज्य ने कुछ क्रांतिकारी किया। सज्जनों, मेरे पास एक विचार है। सब लोग अलग अलग सोने के टुकड़ों से व्यापार करने की बजाय क्यों ना हम एक जैसे सोने के सिक्के बनाएं, यानी ऐसे आधिकारिक सिक्के जिनकी कीमत सबके लिए बराबर हो, और उन पर मेरा चेहरा होगा। क्यों आपका चेहरा? क्योंकि मैं राजा हूं और मैं चाहता हूं कि हर कोई मुझे देखे, और इसी तरह दुनिया के पहले सोने के सिक्के बने। ये बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि अब हर बार कुछ खरीदने के लिए सोना तौलने की जरूरत नहीं थी। राजा वजन और शुद्धता की गारंटी देता था। ये लगभग परफेक्ट था, जब तक किसी ने नकली सिक्के बनाने शुरू नहीं किए, जो उन्होंने तुरंत किया। मैं बस इसमें थोड़ा तांबा मिला दूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इसके हाथ काट दो। नकली सिक्के बनाने की सजा कोई मजाक नहीं थी। फिर भी लोग कोशिश करते रहे, क्योंकि सोने के सिक्के जल्दी ही पूरी प्राचीन दुनिया में फैल गए। यूनानियों ने इस्तेमाल किया, रोमनों ने इस्तेमाल किया, और अचानक हर कोई सोने के सिक्के चाहता था। खासकर रोमन सोने को बहुत गंभीरता से लेते थे। जब जूलियस सीजर ने गॉल यानी आज के फ्रांस को जीता तो उसे सिर्फ जमीन और शोहरत नहीं चाहिए थी, उसे बहुत सारा सोना चाहिए था। रोमन सैनिकों को सोने के सिक्कों में वेतन मिलता था, जिन्हें ऑरियस कहा जाता था। वास्तव में सैलरी शब्द लैटिन शब्द से आया है, जो सैनिकों को नमक खरीदने के लिए दिया जाने वाला पैसा था। लेकिन अब कहानी दिलचस्प हो जाती है। रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था और उन्हें अपनी सेना को भुगतान करने और साम्राज्य चलाने के लिए ढेर सारा सोना चाहिए था। और एक समय ऐसा आया जब महाराज, हमारे पास जीतने के लिए और सोने की खदानें नहीं बची, हमारे पास सेना को देने के लिए पर्याप्त सोने के सिक्के नहीं हैं, तो सिक्कों को छोटा बना देते हैं। वाह, आप तो कमाल के दिमाग वाले हैं। और उन्होंने वही किया। समय के साथ रोमन सम्राटों ने सिक्कों को छोटा और छोटा बनाना शुरू किया, या उनमें सस्ती धातुएं मिलाना शुरू किया। इसे डिबेसमेंट कहा जाता है, और ये असल में प्राचीन जमाने की महंगाई थी। सोने के प्रति ये दीवानगी मध्य युग तक चलती रही, लेकिन 15वीं सदी में कुछ बदल गया। यूरोप के लोगों ने नई दुनिया में अकल्पनीय मात्रा में सोने की अफवाहें सुनी, और इसके बाद जो हुआ वो मानव इतिहास की सबसे बड़ी सोने की लूट बन गया। लेकिन उससे पहले खोज की बात करते हैं। क्या तुमने सुना है अमेरिका में सोना है? सोने के शहर, पूरे के पूरे सोने के शहर। तो हमारे पास जितने जहाज हैं सब भेज दो। स्पेनिश कॉन्क्विस्टेड और अमेरिका पहुंचे, और उन्होंने देखा कि हाँ, वहाँ के मूल निवासियों के पास बहुत सारा सोना था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, भाषा की
बाधा। रास्ता पूछने तक के लिए स्पेनिश लोगों को अजीब हाथ के इशारों और बेबस अभिनय का सहारा लेना पड़ता था। उस समय नई भाषा को सीखने का मतलब था सालों की कठिन मेहनत, जब तक दिमाग थककर पिघल ना जाए। और सच कहें तो ये बेहद खराब अनुभव था। एस्टेक और इंका सभ्यताएं सदियों से सोना निकाल रही थी और उसे कला, गहनों और धार्मिक रस्मों में इस्तेमाल करती थी। लेकिन यूरोपियों की तरह वे सोने को पैसा नहीं मानते थे। उनके लिए सोना पवित्र और सुंदर था, लेकिन दुनिया की सबसे कीमती चीज नहीं। स्पेनिश लोगों की सोच अलग थी। नमस्ते, सुना है यहाँ बहुत बढ़िया सोना है। हाँ, हमारे मंदिरों और पवित्र मूर्तियों पर हर टुकड़ा हमारे पूर्वजों की कहानी बताता है। मंदिर और मूर्तियां, लड़कों, सब पिघला दो। स्पेनिश आक्रमणकारियों ने अमेरिका से बेहिसाब खजाना लूटा। उन्होंने एज़टेक और इंका की अनमोल कलाकृतियों को पिघलाकर सोने की ईंटों में बदला और स्पेन भेज दिया। उन्होंने चांदी की भी विशाल खदानें खोजी, पहाड़ों जितनी चांदी, और सोने का जुनून यही नहीं रुका। सदियों बाद ये बुखार फिर लौटा, इस बार दुनिया के दूसरी तरफ। 1848 में जेम्स डब्ल्यू मार्शल नाम के एक आदमी ने कैलिफोर्निया में एक आरा मिल बना रहा था। तभी उसे नदी में कुछ चमकता दिखा। अरे जॉन, मुझे कुछ मिला है। क्या? लकड़ी है? हमें लकड़ी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है ये सोना है। सोना? हाँ, लेकिन इसे चुप रखते हैं। हम नहीं चाहते कि सब लोग। क्या किसी ने सोना कहा? खबर इंटरनेट के मीम से भी तेज फैल गई। कुछ ही महीनों में 3 लाख से ज्यादा लोग कैलिफोर्निया दौड़ पड़े, अमीर बनने की उम्मीद में। उन्हें 49 वाले कहा गया, क्योंकि ज्यादातर लोग 1849 में पहुंचे। ये खोजी दुनिया भर से आए। कैलिफोर्निया गोल्ड रश पूरी तरह से अराजकता था। लोग अपनी नौकरी, अपने परिवार और अपनी समझ सब छोड़कर सोना खोदने निकल पड़े। ज्यादातर को कुछ नहीं मिला, कुछ को इतना मिला कि मेहनत वसूल हो गई। लेकिन असल में अमीर कौन हुआ? अरे सुनो, मैं कुदाल, फावड़े और तसले बेच रहा हूँ। कीमत क्या? सामान्य से 10 गुना। ठीक है, हमें दे दो। बिल्कुल सही। सोने की दौड़ के असली विजेता वो लोग थे जो सोना खोजने वालों को सामान बेच रहे थे। ये आदमी सैम रेनन कैलिफोर्निया का पहला मिलियनियर बना, सोना ढूंढकर नहीं बल्कि फावड़े बेचकर। इसमें कहीं ना कहीं एक सबक छुपा है। लेकिन सोने का पागलपन कैलिफोर्निया पर खत्म नहीं हुआ। सोने की दौड़ ऑस्ट्रेलिया में हुई, दक्षिण अफ्रीका में हुई और कनाडा के क्लोंडाइक इलाके में भी हुई। हर बार हजारों लोग सब कुछ छोड़कर तुरंत अमीर बनने का सपना देखने निकल पड़े और हर बार ज्यादातर लोग असफल रहे। इस सारी सोने की होड़ ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया, इतना सारा सोना मिल जाने के बाद किया क्या जाए? 19वीं सदी तक देशों ने एक सिस्टम बना लिया जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया। इसमें होता यह था कि कागजी पैसे को सोने से जोड़ा जाता था। मतलब अगर आपके पास $1 का नोट है तो सिद्धांत रूप से आप बैंक जाकर उसे असली सोने से बदल सकते थे। इसका मतलब ये था कि सरकारें मन चाहे तरीके से पैसा नहीं छाप सकती थीं, क्योंकि हर नोट के पीछे सोना होना जरूरी था। गोल्ड स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तरीका बन गया। ब्रिटेन, अमेरिका और लगभग पूरा यूरोप इसी पर था। इससे स्थिरता आई, आपका पैसा अपनी कीमत बनाए रखता था। आज का डॉलर कल भी वही चीज खरीद सकता था। लेकिन फिर पहला विश्व युद्ध आया और सब कुछ बदल गया। युद्ध बहुत महंगे होते हैं, हास्यास्पद रूप से महंगे। इसलिए सरकारों ने कहा, हमें युद्ध के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, सैनिकों, हथियारों और सप्लाई के लिए। लेकिन हमारे पास उतना सोना नहीं है, तो अभी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को नजरअंदाज कर देते हैं। और बस ऐसे ही पहले विश्व युद्ध के दौरान कई देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने बिना सोने के सहारे पैसा छापा, जिससे महंगाई आई, लेकिन कम से कम युद्ध चल सका। युद्ध के बाद कुछ देशों ने वापस गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाने की कोशिश की, लेकिन नुकसान हो चुका था। फिर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया और गोल्ड स्टैंडर्ड एक बड़ी समस्या बन गया। अर्थव्यवस्था गिर रही थी, बैंक फेल हो रहे थे और लोग मदद के लिए तरस रहे थे। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड सरकार को ज्यादा पैसा छापने से रोक रहा था। तब राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1933 में एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों के लिए सोना रखना गैर कानूनी बना दिया। उन्होंने आदेश दिया कि लोग अपने सोने के सिक्के, ईंटें और सर्टिफिकेट सरकार को दे दें और बदले में कागजी पैसा लें। इससे सरकार को बिना गोल्ड स्टैंडर्ड की रोक के पैसा छापने की आज़ादी मिल गई। ये तरीका कुछ हद तक काम किया, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अब सारा सोना सरकार के कंट्रोल में था। गोल्ड स्टैंडर्ड मंदी और दूसरे विश्व युद्ध तक किसी तरह घिसटता रहा, लेकिन 1944 तक साफ हो गया कि पुराना सिस्टम टूट चुका है। तब 44 देशों के नेता न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में मिले और तय किया कि आगे दुनिया का पैसा कैसे चलेगा। समाधान सीधा था, अमेरिकी डॉलर को दुनिया के केंद्र में रखो और उसे सोने से जोड़ दो। अमेरिका ने वादा किया कि कोई भी अपने डॉलर को $35 प्रति औंस के हिसाब से सोने में बदल सकता है। इसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहा गया। डॉलर दुनिया की मुख्य मुद्रा बना, अमेरिका के विशाल सोने के भंडार के सहारे। और ये सिस्टम पूरी तरह काम करता रहा। सबको भरोसा था, किसी ने सोना देखने की मांग नहीं की, बस भरोसा किया कि वो मौजूद है। और इसी भरोसे की वजह से अमेरिका डॉलर छाप सकता था और दुनिया उसे स्वीकार करती रही, जब तक एक देश को शक नहीं हुआ
अरे अमेरिका, हम अपने डॉलर के बदले सोना लेना चाहते हैं। कितना सोना? बहुत सारा। हमारे पास शायद इतना नहीं है। तब देशों को एहसास हुआ कि अमेरिका ने जितना सोना था उससे कहीं ज्यादा डॉलर छाप दिए थे। खासकर फ्रांस ने अपने डॉलर के बदले सोना मांगना शुरू किया। अमेरिका का सोना खत्म होने लगा और सिस्टम गिरने लगा। तो इसे कैसे सुलझाया गया? 15 अगस्त 1971 को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन टीवी पर आए और घोषणा की, मेरे प्यारे अमेरिकियों, आज से अमेरिका डॉलर को सोने में बदलने की सुविधा बंद करता हूँ। यानी गोल्ड विंडो बंद हो चुकी है। अब कागज को चमकदार धातु से बदलने का खेल खत्म। ये एक अस्थायी कदम है जो हमेशा के लिए रहेगा। धन्यवाद। और इसी के साथ 5000 सालों में पहली बार गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया। अब पैसा सोने से जुड़ा नहीं था और लोगों के सामने दो विकल्प बचे। पहला, सरकार पर भरोसा करो, डॉलर ठीक है, सोना खत्म। दूसरा, सरकार पर भरोसा मत करो, सोना खरीदो। ज्यादातर लोगों ने पहला विकल्प चुना और वो गलत साबित हुए। सोने की कीमत 1971 में $35 प्रति औंस से बढ़कर 1980 में $850 हो गई। यानी एक दशक से भी कम समय में 2400% की बढ़त। जिसने भी निक्सन की घोषणा के बाद सोना खरीदा वो बेहद अमीर बन गया। क्या तुम्हें याद है मैंने तब सबको सोना खरीदने को कहा था? हम सब ने तुम्हें पागल समझा था। असली पागलपन ये है कि मैं आज भी खरीद रहा हूँ, क्योंकि सरकारों ने पैसा छापना बंद नहीं किया है, उन्होंने तो बस शुरुआत की है। वो सही था। 1971 में कुल मनी सप्लाई लगभग $700 बिलियन थी। 2008 तक ये संख्या $7.7 ट्रिलियन हो गई। और फिर 2020 आया, कोविड महामारी आई और अमेरिकी सरकार ने ऐसा फैसला लिया जो गोल्ड स्टैंडर्ड के तहत नामुमकिन होता। उन्होंने अर्थव्यवस्था में $6 ट्रिलियन से ज्यादा झोंक दिए। ये अब तक छपे सभी डॉलर का 40% था, जो सिर्फ 2 साल में छापा गया। क्या इससे भारी महंगाई आई? शायद, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। यही असली समस्या है। इसी दौरान जब सरकारें ट्रिलियन छाप रही थीं, तब दुनिया भर के गोल्ड वॉल्ट में कुछ अजीब हो रहा था। सेंट्रल बैंक, जो खुद पैसा छापते हैं, भारी मात्रा में सोना खरीदने लगे। चीन ने 100 टन खरीदा, रूस ने 274 टन, भारत ने 77 टन, यहाँ तक कि अमेरिका, जिसने सोना छोड़ा था, उसके पास भी फोर्ट नॉक्स में 8133 टन सोना है। उन्होंने कभी बेचा नहीं। श्रीमान सेंट्रल बैंकर, आप सोना क्यों खरीद रहे हैं जब आप खुद पैसा छाप सकते हैं? कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ही मुद्रा पर भरोसा नहीं करते? सेंट्रल बैंक शायद वो जानते हैं जो आम आदमी नहीं जानता। कागजी पैसा एक प्रयोग है और प्रयोग असफल हो सकते हैं। सोना 5000 सालों से टिका हुआ है। जब रोम गिरा, सोना बचा रहा। जब स्पेन का साम्राज्य टूटा, सोना बचा रहा। जब ब्रिटिश पाउंड दुनिया की मुद्रा नहीं रहा, तब भी सोना बचा रहा। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद लोगों ने सोचा कि सोना खत्म हो गया है, लेकिन हुआ उल्टा। सोना 100 गुना बढ़ गया। एक आदमी ने 1912 में सबसे सही बात कही थी, सोना ही पैसा है, बाकी सब सिर्फ कर्ज है।